सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पहले पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राख की रस्सी। और ये तिब्बत के एक छोटे से क्षेत्र की एक लोक कथा है। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको लोक कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, लोक कथा, आप भी इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि लोक कथा किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, लोक कथा ये ग्रामीण परिवेश में कहीं और बोली जाने वाली एक कथा होती है, जिसका संबंध किसी विशेष क्षेत्र की जलवायु, रहन सहन और संस्कृति से होता है। तो आज हम राख की रस्सी के माध्यम से एक तिब्बत देश के एक लोक कथा को पढ़ने जा रहे हैं। आशा है सभी बच्चे इस कथा को पढ़ेंगे, इस पाठ को पढ़ेंगे और इससे कुछ सीख लेंगे। प्यारे बच्चों, मैं पाठ पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। आशा है कि आप सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवशेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। बच्चों, हाजिर जवाबी होता है किसी की सेवा करना या किसी को सेवा प्रदान करना। कोई उनके सामने टिकता ना था। चैन से जिंदगी चल रही थी, मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला भाला था। भोला भाला बच्चों जानते हो, भोला भाला होता है सीधा। उसे दुनियादारी की खबर नहीं थी और वे बहुत ही शांत स्वभाव का था। होशियारी उसे छूके भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। पिता को बड़ी चिंता थी अपने बच्चे की, क्योंकि पिता जानते थे कि ये बहुत भोला भाला है और संसार में रह करके ये अपने जीवन का यापन कैसे करेगा। यही चिंता पिता को दिन प्रतिदिन सता रही थी। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ देते हुए कहा, तुम इन्हें ले जाकर शहर में जाओ, या तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उसने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। प्यारे बच्चों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि लोनपोगार ने अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। उसने उसको 100 भेड़ें क्यों दी और उसने उसको शहर में जाने के लिए क्यों भेजा। क्योंकि लोनपोगार देखना चाहता था कि विपत्ति के समय मेरा बेटा कैसे विपत्ति से डटकर सामना करेगा और कैसे अपनी बुद्धिमत्ता से उसको हराएगा। लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतनी पोरी जो खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया। समस्या जानते हो बच्चों, समस्या होती है उलझन, जिसका हम निवारण नहीं कर पाते, या जो हमारे मन को थोड़ा उलझन में डाल देती है। मगर कोई हल उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और उसने बोला, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार की बेटी ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। तो प्यारे बच्चों, उस लड़की ने अपनी बुद्धिमत्ता से लोनपोगार के बेटे की समस्या को कम कर दिया और उसे एक रास्ता दिखाया कि कैसे हम अपनी बुद्धिमानी से किसी भी समस्या पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखते हैं। लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आपबीती कहते हैं जो हमारे साथ या किसी के भी साथ उसके बीते हुए कल में या बीते हुए समय में कोई भी घटनाक्रम होता है, उसे आपबीती कहते हैं। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। पिताजी बहुत गुस्से में थे। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ
और उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर हिलौटना। तो ये पिता को अपने बेटे के प्रति एक नसीहत थी, अपने बेटे को उन्होंने नसीहत दी, एक चैलेंज दिया और कहा कि तुमने पिछली बार इनके बाल उतारे थे, ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और मैं नहीं चाहता कि तुम, क्योंकि पिता को ये बात खप नहीं रही थी कि मेरा बेटा इतनी चालाकी एकदम से इतनी चालाकी कैसे कर सकता है। पिता को ये बात चिंता में डाल रही थी। पिता ने फिर अपने बच्चे को भेज दिया उसी शहर में उन्हीं भेड़ों के साथ कि देखते हैं इस समस्या का निवारण वो कैसे करेगा। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। न जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी, और हुआ कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। मुश्किल क्या थी प्यारे बच्चों? मुश्किल होती है समस्या, वही मुश्किल कि उसके पिता ने उसको दोबारा उन्हीं भेड़ों के साथ शहर में भेज दिया। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। प्यारे बच्चों, बोरे, इसमें एक शब्द आया है बोरे। बोरे होते हैं, ये जूट के बनते हैं और ये जैसे हमारे परिवेश में, हमारे गांव में, हमारे घर में भी मिल जाते हैं। इनमें हम कोई भी वस्तु, कोई भी सामान जैसे उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, हम अनाज को रखते हैं। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी। शर्त क्या थी प्यारे बच्चों? कि मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली और उसे पत्थर के सिल पर जला दिया। प्यारे बच्चों, सिल किसे कहते हैं? सिल बोलते हैं प्यारे बच्चों, एक सपाट चपटा पत्थर होता है, उसे सिल बोलते हैं। जला दिया, रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। प्यारे बच्चों, जब हम कोई भी वस्तु को जलाते हैं और वो जिस आकार की होती है उसी अनुरूप में उसकी राख बन जाती है, और यही लड़की ने किया। उसने एक रस्सी को लिया और पत्थर की सिल पर उसने वो रस्सी रखी और उसमें आग लगा दी। जब वो रस्सी जलकर राख हो गई तो उसकी जो राख थी वो उसी आकार में उस पत्थर पर आ गई। आगे पढ़ते हैं। इसे वह सिल समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। प्यारे बच्चों, प्रस्ताव कहते हैं कि हम किसी की अपनी बात को किसी के सामने रख रहे हैं, या हमारी कोई इच्छा हम किसी को बता रहे हैं, तो इसको प्रस्ताव कहते हैं। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। प्यारे बच्चों, इस तरह ये पाठ पूरा हो गया है और हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। हमने सीखा है कि किस तरह हम अपनी बुद्धिमानी से, अपने विवेक से किसी भी समस्या का निवारण कर सकते हैं, और हम अपनी बुद्धिमानी से अपने जीवन को भी सुलभ बना सकते हैं। तो इस पाठ में हमने ये पाया कि कैसे उस लड़की ने अपनी बुद्धिमानी से, अपने विवेक से लोनपोगार के बेटे की मदद की, और अंत में लोनपोगार ने उस लड़की का विवाह अपने लड़के के साथ किया, क्योंकि वह जानता था कि यह लड़की इसके जीवन में इसकी सभी समस्याओं का निवारण कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये लोक कथा
पसंद आई होगी और आपने इसे बड़े आनंद के साथ ग्रहण किया होगा और आपने इससे कुछ सीख भी ली होगी। ये सीख ही आपके जीवन में आपको आगे चल कर के एक मार्ग दिखाएगी कि आपको भी अपनी हर समस्या पर बुद्धिमानी से विजय प्राप्त करना है। अब प्यारे बच्चों, बात करते हैं इस पाठ के कुछ प्रश्नों की। तो प्रश्नों की जो श्रृंखला है उसमें सबसे पहला प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। इसके 2 खंड हैं। क, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो जैसे आपने पाठ पढ़ लिया है, आप अपने अनुरूप भी अपनी बुद्धि से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उत्तर दिया गया है, मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ। इसका उत्तर है, हमारे विचार से वे सोचते होंगे कि उनका बेटा आगे चलकर अपना खर्चा कैसे चलाएगा और अपना जीवन यापन किस तरह करेगा। प्यारे बच्चों, लोनपोगार को चिंता थी अपने बेटे की, और यही चिंता उन्हें हमेशा बनी रहती थी कि कैसे उनका बेटा आने वाले जीवन में इस समाज के अंदर रह करके अपने आप को कैसे स्थापित करेगा और कैसे हर समस्या पर विजय प्राप्त करेगा। यहाँ पर ख प्रश्न है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो इसका उत्तर है, मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो अपने बेटे को प्यार से समझाती। तो प्यारे बच्चों, ये भी एक अच्छा तरीका है कि अपने बच्चों को या किसी भी मनुष्य को प्रेम के माध्यम से उसको सही सलाह देनी चाहिए, सही सीख देनी चाहिए। अब बात करते हैं, कुछ प्रश्न नीचे हैं शहर की तरफ। इसमें प्रश्न 1 है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। प्रश्न क, इसका जो खंड है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। बात बिल्कुल सही है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा। वो किसी गांव में भेज सकता था या किसी और क्षेत्र में भेज सकता था। तो इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है कि मंत्री ने अपने बेटे को शहर और दुनियादारी को समझाने के लिए भेजा था, क्योंकि अगर हम इसका आकलन करें तो प्यारे बच्चों, शहर में शिक्षित लोग रहते हैं और वो अपनी हर समस्या को अपनी बुद्धिमानी से छोटा कर देते हैं। तो लोनपोगार को लगा कि मुझे अपने बच्चे को, अपने बेटे को शहर में ही भेजना चाहिए। इसका ख खंड है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। वैसे दोनों प्रश्न देखा जाए समान रूप से एक जैसे लगते हैं, कुछ भी इतना अंतर नहीं है, फिर भी दोनों के प्रश्नों को हम ग्रहण करेंगे और दोनों के उत्तर को भी हम सोचेंगे, समझेंगे और देंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में इसीलिए भेजा क्योंकि वह उसे खुद चतुर और समझदार बनाना चाहता था। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया कि शहर में पढ़े लिखे लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं और वो अपनी बुद्धिमानी से हर समस्या पर निजात पा लेते हैं। ऐसा नहीं कि गांव में कोई पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति नहीं होता, लेकिन प्यारे बच्चों, ये एक लोक कथा है और मैं ये बात उस समय के अनुरूप ही कह रहा हूँ कि उस समय लगता था कि शहर में लोग बुद्धिमान रहते हैं और समझदार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा है कि आपको ये पाठ अच्छा लगा होगा और इसके प्रश्न उत्तर में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।